Hello medicos, how are you all? Today we will going to discuss about the pathophysiology of congenital heart diseases, that means CHD. So let's discuss. Congenital heart disease is the abnormality of heart present from birth. That means कि congenital इस word से ही clear है कि कोई भी ऐसी problem जो बर्थ से हो, यानी इंट्रा यूटराइन लाइफ में ही वो प्रॉब्लम डेवलप्ड हो गई है फीटस के अंदर, तो जो बेबी बॉर्न हुआ है तो वो उस प्रॉब्लम के साथ बॉर्न हुआ है, दैट इज़ कंजेनाइटल. सो ये भी जो ये प्रॉब्लम है आपकी बर्थ से बेबी के अंदर है. इट इज़ मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ हार्ट डिजीज़ इन अर्ली ईयर ऑफ लाइफ के स्टार्टिंग के ईयर में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, प्रेजेंट इन अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ नियोनेट. ये इंसिडेंस जो है प्री मेच्योर इन्फेंट्स में ज़्यादा होने के चांसेस है, दैट मीन्स जिनकी अर्ली डिलीवरी हो गई है, 9 मंथ प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिनका, उनमें ये चांसेस ज़्यादा हैं. उसके बाद इसके जो कॉज है ना वो बिल्कुल इडियोपैथिक हैं. काफ़ी सारे केसेस में हमें पता ही नहीं होता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ इस पेशेंट को क्यों है, और ऐसे मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस इसमें इन्वॉल्व होता है, जेनेटिक फैक्टर या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उन्हें रूबेला इन्फेक्शन हुआ है या फिर ड्रग्स या हैवी अल्कोहल ड्रिंक करती थी मदर, तो उसमें भी हो सकता है कि जो हार्ट है उसका माल फॉर्मेशन हुआ हो. ओके, CHD के टाइप्स को पढ़ने से पहले आपको 2 टर्म क्लियर होने चाहिए, साइनोटिक एंड ए साइनोटिक. कुछ डिजीज़ साइनोटिक के अंदर आती हैं, कुछ ए साइनोटिक के अंदर आती हैं. साइनोटिक का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन स्किन का. स्किन जो है वो ब्लू होने लगता है, नीला पड़ जाता है. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टिश्यू लेवल पर जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई कम हो जाती है. तो ऐसा आपके हार्ट डिजीज़ में कैसे होगा? सपोज़ जितने भी साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होते हैं वो आपके राइट टू लेफ़्ट शंट में डिफेक्ट होता है. राइट टू लेफ़्ट शंट डिफेक्ट होता है, दैट मीन्स कि जो ब्लड है वो आपके राइट वेंट्रिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में कहीं पर लीक हो रहा है. समझ रहे हो? दैट मीन्स कि अगर आपका 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए आपकी हार्ट की जनरल एनाटमी, जो कि आपको पता होनी चाहिए. जनरल हार्ट एनाटमी को जब आप इमेजिन करते हो तो आप देखते हो कि हमारा जो हार्ट है उसमें 4 डिफरेंट चैम्बर्स हैं. वी हैव राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. सो जो राइट एट्रियम होता है उसमें हमारा जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट एट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो एरोटा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है. राइट एट्रियम का जो ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है और लंग्स में जाता है, लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए. पहले वो डीऑक्सीजनेटेड है. तो हम हार्ट के लेवल पे देखते हैं हमारा जो राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. अगर राइट वेंट्रिकल का ब्लड लीक होकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका लीक होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिल रहा है. इस कंडीशन में क्या होगा? राइट से लेफ्ट की तरफ लीकेज होगी, तो क्या होगा? आपका जो ब्लड एरोटा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा था जो कि ऑक्सीजनेटेड था, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी साथ में जा रहा है. दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू लेवल पे पहुंच रहा है, तो वहाँ पे साइनोटिक कंडीशन होगी. ठीक है, वहाँ पे जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल से कम है. इसमें हमारे कुछ डिजीज़ आते हैं जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलआउट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, persistent truncus atriosis, tricuspid atria एंड स्टेनोसिस. ये वो कंडीशंस हैं जो आपके साइनोटिक ग्रुप में आते हैं. ठीक है, यहाँ पर राइट से लेफ़्ट वाला कुछ डिफेक्ट होगा, राइट से लेफ़्ट शंट डिफेक्ट होगा, कुछ राइट की चीज़ें लेफ़्ट में जा रही हैं, कुछ डीऑक्सीजनेटेड चीज़ें ऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स हो रही हैं. दैट मीन्स टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल से कम सप्लाई हो रहा है. यहाँ तक क्लियर है? अब ए साइनोटिक देखते हैं. ए साइनोटिक का मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं होगी, यहाँ पे नॉर्मल रहेगा स्टार्टिंग में. लेकिन ए साइनोटिक को हम लेट साइनोटिक भी बोलते हैं. स्टार्टिंग में तो नहीं होगी लेकिन बाद में फिर उसमें साइनोटिक वाले सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. यहाँ पर जो डिफेक्ट होगा वो लेफ़्ट से राइट की तरफ डिफेक्ट होगा. अब अगर कोई चीज़ आपके ब्लड जो है, किसी और को क्यों एग्जाम्पल लें, ब्लड को एग्जाम्पल में लो, आपका जो ब्लड है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर लीक होगी ड्यू टू एनी काइंड ऑफ शंट डिफेक्ट, तो लेफ़्ट साइड पे हमारा कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. अगर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिल जाता है तो हमारे
बॉडी को कोई स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं है कि टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, क्योंकि जब वो डीऑक्सीजनेटेड से मिलेगा तो वैसे भी डीऑक्सीजनेटेड को वापस लंग्स के पास ऑक्सीजनरेट होने ही जाना है। आप लॉजिक समझ पा रहे हैं? तो जब लेफ़्ट से राइट की तरफ डिफेक्ट होगा तो लेट साइनोटिक ग्रुप में हम उन डिजीज़ को रखेंगे। वहाँ पर स्टार्टिंग में कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं दिखेगी, बाद में दिखेगी, क्योंकि डिफेक्ट तो डिफेक्ट है धीरे धीरे से ही, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डिसबैलेंस होगा। जो आपकी जो लेफ़्ट एट्रियम है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, उनका ब्लड आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर शंट डिफेक्ट के अंदर यही होता है। जो आपका ए साइनोटिक ग्रुप है, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ वाला डिफेक्ट, जो लेफ़्ट का ब्लड है वो राइट में जा रहा है, उसके अंदर हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस, ये 3 कंडीशंस आती है। ओके, नाउ हैव अ लुक इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। इसकी क्लासिफिकेशन हम 3 तरीके से करते हैं। पहला होता है हमारा मैल पोजिशन ऑफ हार्ट की पोजीशन सही नहीं है। तो दूसरा है हमारा शंट डिफेक्ट, जिसमें हमने ऑलरेडी बोला कि ए साइनोटिक और साइनोटिक डिफेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज़, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी कहीं पर आपके सर्कुलेशन में, हार्ट में, उस वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगी, दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज़। इज़ दैट क्लियर? ओके, फर्स्ट वन इज़ योर मैल पोजीशन ऑफ हार्ट। मैल पोजीशन का मतलब क्या हुआ? हार्ट की पोजीशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। इसके अंदर जो कंडीशन आती है उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया के अंदर जो हार्ट का जो एपेक्स होता है वो आपका राइट साइड पॉइंटेड होता है चेस्ट में, जबकि जनरल एनाटमी के अकॉर्डिंग उसको लेफ्ट साइड पॉइंटेड होना चाहिए था, बट वो राइट साइड पॉइंटेड होता है। All other organ of the body is transposed in similar way, thus the heart is in the normal position in relation with them. That means कि अगर हार्ट जो है वो अगर लेफ्ट की जगह राइट साइड उसका एपेक्स शिफ्ट हो गया, तो जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स हैं उनका अलाइनमेंट भी उसके अकॉर्डिंग है। तो इंडिविजुअल लेवल पर जो नॉर्मल पोजीशन होती है दूसरे ऑर्गन के रिस्पेक्ट में वो नॉर्मल कहलाती है, ठीक है। लेकिन आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया जो है उसके साथ अगर मेजर एनॉमलीज हैं, जैसे ट्रांसपोजिशन है एट्रिया की या फिर वेंट्रिकल्स की या फिर आपकी ग्रेट आर्टरीज की, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या सीवियर कंडीशन होती है। नेक्स्ट इज आवर शंट। शंट मे बी लेफ्ट टू राइट साइड और राइट टू लेफ्ट साइड ऑफ द सर्कुलेशन। सो पहले हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट शंट डिफेक्ट की, जिसे हम ए साइनोटिक और लेट साइनोटिक ग्रुप में रखते हैं। In the condition where there is a shunting of the blood from left to right side of the heart, there is a volume overload on the right heart producing a pulmonary hypertension and right ventricle hypertrophy. यहाँ पर क्या होगा, आपके राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि लेफ्ट से चीज़ें राइट में जा रही हैं, तो राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड का लीकेज होगा तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, उसमें एक्सेस अमाउंट में ब्लड होगा, ठीक है। आपके जो राइट साइड होगा ओवरलोड हो जाएगा वॉल्यूम। As later stage the pressure of the right side is higher than of the left side. आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड का जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा, क्रिएटिंग लेट साइनोटिक हार्ट डिजीज़, जिसकी वजह से लेट साइनोटिक हार्ट डिजीजेज होंगी। द इंपॉर्टेंट कंडीशन इंक्लूड द कैटेगरीज आर डिस्क्राइब। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ कि इसके अंदर शंट डिफेक्ट के अंदर लेफ्ट टू राइट के अंदर कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं। नाउ फर्स्ट वन इज़ योर VSD यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये बहुत ही कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है और ये लाइफ के अर्ली ईयर्स में रिकॉग्नाइज हो जाता है। अगर इसमें बहुत छोटा डिफेक्ट होता है तो साइमल्टेनियसली क्लोज हो जाता है, लेकिन अगर डिफेक्ट बड़ा है तो उसके फिर कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स होते हैं। जैसे आपका VSD होता है, उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग उसको हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। जैसे 90% केसेस में क्या होता है कि जो डिफेक्ट है वो मेम्ब्रेनियस सेप्टम में होता है, ठीक है, वेरी क्लोज टू द बंडल ऑफ हिज। आपको पता है बंडल ऑफ हिज कहाँ पर होता है प्रेजेंट, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में। तो बंडल ऑफ हिज के पास अगर डिफेक्ट है 90% केसेस में वहीं होता है, और जो रिमेनिंग 10% केसेस है उसमें जो VSD है वो इमीडिएटली पल्मोनरी वाल्व के नीचे होता है, जिसे हम सब पल्मोनिक भी कहते हैं, ठीक है, और या एरोटिक वाल्व के नीचे होता है तो उसे हम सब एरोटिक कहते हैं। और एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मल्टी डिफेक्ट इन द मस्कुलर सेप्टम। हो सकता है कि पल्मोनरी के नीचे भी हल्का सा डिफेक्ट है और एरोटा के नीचे भी डिफेक्ट है, एरोटिक वेल्व के नीचे भी डिफेक्ट है, तो यहाँ पे मल्टीपल डिफेक्ट्स हो सकते हैं मस्कुलर सेप्टम में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यू कैन सी द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जिसमें आपकी वॉल्यूम हाइपरट्रोफी हो जाती है राइट वेंट्रिकल में, एंडोकार्डियल हाइपरट्रोफी, प्रेशर हाइपरट्रोफी राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है, और आपके जो पल्मोनरी वेल्व्स है, ट्राइकस्पिड वेल्व्स हैं, उनके एनलार्जमेंट हो जाती है, सॉरी। एंड जो वॉल्यूम है राइट एट्रियम का, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, इन सब का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या हुआ, कुछ नॉर्मल से ज़्यादा,
ठीक है, तो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है आपका वॉल्यूम, प्रेशर, और ये आपको VSD में दिखता है। नेक्स्ट इज़ योर ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, यानी कि एट्रिया के सेप्टा में डिफेक्ट है। दैट मीन्स कि राइट एट्रिया का ब्लड लेफ्ट में, लेफ्ट एट्रिया का ब्लड राइट में लीक हो रहा है, चेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। ये आपके इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में बिल्कुल भी नोटिस नहीं होती। ये डिजीज़ बाद में जाके नोटिस में आती है जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन इंड्यूस हो जाता है, लेट साइनोटिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, आपका राइट साइड का जो है हार्ट फेलियर वाली कंडीशन आ जाती है पेशेंट में, तब जा कर के कहीं ASD पता चलती है। तो जो ASD है उसकी लोकेशन के हिसाब से 3 तरीके से ASD को क्लासीफाई किया गया है। पहला है आपका फोसा ओवैलिस टाइप, यानी ऑस्टियन सेकेंडम टाइप की ASD, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है। 90% ASD जो है इसी तरीके से होता है। ये जो डिफेक्ट है आपके फोसा ओवैलिस रीजन में सिचुएटेड होता है। ये बिल्कुल आपके जो राइट साइड का इंटर एट्रियल सेप्टम है उसके इंफीरियर एस्पेक्ट पे होगा, एक डिप्रेशन होता है, दैट इज़ फोसा ओवैलिस। नेक्स्ट आपका होता है ऑस्टियम प्राइमम टाइप का, ठीक है, जिसमें आपके टोटल ASD के 5% ASD ऑस्टियम प्राइमम टाइप के होते हैं। ये जो डिफेक्ट होता है ना आपके इंट्रल एट्रियल सेप्टम के नीचे लाई करता है, ठीक है, जहाँ पर आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपके मिट्रल वाल्व की, आपके जो आपका जो मिट्रल वाल्व होता है उसकी क्लोजिंग में, ओपनिंग में प्रॉब्लम होती है, उसकी इनसफिशिएंसी होती है। साइनस वेनोसस टाइप का जो होता है वो 5% ASD के केसेस में होता है। ये जो डिफेक्ट होता है ना, ये इंटर एट्रियल सेप्टम के ऊपर लाई करता है, जहाँ से आपकी सुपीरियर वेना कावा एंटर करती है। नेक्स्ट आपका है मॉर्फोलॉजिकल फीचर। मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो ASD प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एक लेफ्ट टू राइट शंट डिफेक्ट है, ठीक है, एट्रियल लेवल पे डिफेक्ट है, तो इंक्रीज़ हो जाता है पल्मोनरी फ्लो, और इसके साथ साथ क्या होगा, वॉल्यूम हाइपरट्रोफी हो जाएगी राइट एट्रियम की, राइट वेंट्रिकल की, आपका जो हीमोडायनामिक चेंजेस होंगे ट्राइकस्पिड वाल्व के, पल्मोनरी वाल्व के, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, वाल्व का जो साइज़ है वो इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। डिफ्यूज़ हो जाएगा इंडोकार्डियल हाइपरट्रोफी ऑफ द राइट एट्रियम वेंट्रिकल, एंड उसके बाद आपका वॉल्यूम एट्रोफी हो जाएगा लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में, यानी कि आपके राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल की में वॉल्यूम हाइपरट्रोफी हो रही थी, उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो जो आपका एडजेसेंट एट्रियम वेंट्रिकल है लेफ़्ट साइड वाला, उसमें वॉल्यूम कम हो जाएगा। एट्रोफी का मतलब कोई चीज़ नॉर्मल से कम हो गया है, ठीक है। स्मॉल साइज़ का जो एरोटिक वाल्व ओरिफिस होगी, मिट्रल वाल्व होगा, उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर PDA, दैट इज़ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ये बहुत सिंपली आप इसे समझ सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या होता है, एक वैस्कुलर कनेक्शन बन जाता है एरोटा का पल्मोनरी आर्टरी के साथ। पल्मोनरी आर्टरी जहाँ पे बाइफरकेट होती है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो एरोटा के साथ कनेक्शन शो करती है, ठीक है। ये बेसिकली जो होता है, ये जो प्रॉब्लम होती है, ये फर्स्ट सेकेंड डे ऑफ लाइफ में ये ठीक हो जाती है। ये जो डक्टस होता है ये क्लोज हो जाता है फंक्शनली विद इन द फर्स्ट सेकेंड डे ऑफ लाइफ, बट इफ़ इट इज़ परसिस्ट आफ्टर 3 months ऑफ एज, इट इज़ कंसिडर टू बी एबनॉर्मल। अगर ये बेबी जो है वो 3 महीने का हो चुका है, उसके बाद भी जो ये कनेक्शन है ये कंटिन्यू है, तब उसे हम एबनॉर्मल बोलेंगे। अगर उससे पहले है तो ये नॉर्मली बंद हो जाता है। द कॉज ऑफ पेटेंसी ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसिस इज़ नॉट नोन। अब इसका भी कॉज जो है वो इडियोपैथिक है, नहीं पता क्यों है, बट पॉसिबली इट इज़ ड्यू टू द कंटिन्यू सिंथेसिस ऑफ PGE2। PGE2 जो है ये आपके कंटिन्यू जब सिंथेसिस होने लगता है, ये बनने लगता है बर्थ के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो PDA है इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन्फेंट के अंदर आने लग जाता है, ठीक है। अगर आप इसे फार्माकोलॉजिकली क्लोज करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, ऐसा सप्रेसर डालना, ऐसी मेडिसिन देना जो कि PGE2 के सिंथेसिस को रोके, ब्लॉक करे, ठीक है, या उसे इनहिबिट करे, तो इसे फार्माकोलॉजिकली क्लोज करने किया जाता है। PDA जो है ये 10% ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन में से 10% जो है वो PDA होता है। एंड जो ग्रेट वेसल्स होती हैं, क्योंकि इसमें जो है कनेक्शन ख़राब है, सो अबाउट 90% केसेस में क्या होता है कि ये आइसोलेटेड डिफेक्ट है, मतलब सिर्फ PDA हो रहा है, वाइल इन द रिमेनिंग केस इट मे बी एसोसिएटेड विद अदर एबनॉर्मैलिटीज़। अब कई केसेस में क्या होता है कि PDA के साथ साथ VSD भी है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी है, उसमें कोआर्कटेशन ऑफ एरोटा भी हो रही है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका PDA है, ये जो कनेक्शन वैस्कुलर कनेक्शन बना रहा है, ये अप टू 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 1 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है। नेक्स्ट इज़ योर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। जो PDA होता है
आपके लेफ़्ट टू राइट शंट डिफेक्ट के अंदर आता है। तो इसमें क्या होगा, आपका पल्मोनरी फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और लेफ़्ट साइड का जो हार्ट है उसमें आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा, वॉल्यूम हाइपरट्रोफी हो जाएगी लेफ़्ट एट्रियल लेफ़्ट वेंट्रिकल में। क्यों होगी? क्योंकि आपका एक वैस्कुलर कनेक्शन बन चुका है पल्मोनरी ट्रंक और एरोटा के बीच में, तो उसकी वजह से लेफ़्ट साइड का हार्ट जो है वो इफ़ेक्ट करेगा, उसकी जो हाइपरट्रोफी होगी उसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, आपके असेंडिंग एरोटा जो है वो एनलार्ज हो जाएगी और जितने भी आपके पल्मोनरी और मिट्रल वैल्व्स हैं उनके एनलार्जमेंट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज़ योर राइट टू लेफ्ट शंट यानी साइनोटिक ग्रुप्स। अब हम साइनोटिक ग्रुप्स की डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि साइनोटिक ग्रुप्स में वो प्रॉब्लम्स होंगी जो राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ आपका फ्लो होगा, शंट डिफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो आपका सर्कुलेशन में जो ब्लड आएगा वो पुअरली ऑक्सीजनेटेड होगा, यानी कि वो ब्लड जो होगा उसमें ऑक्सीजन कम होगा, तो टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन कम जाएगा, तो साइनोसिस जो है हमें इसमें देखने को मिलेगा जितने भी हमारे राइट टू लेफ्ट शंट डिफेक्ट्स हैं। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो साइनोटिक ग्रुप के अंदर फर्स्ट जो हम डिजीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ आवर टेट्रोलॉजी ऑफ फेल आउट। टेट्रोलॉजी, टेट्रा इज रिलेटेड टू 4। सो यहाँ पे कोई 4 तरीके की प्रॉब्लम आपको एक साथ एक ही बच्चे में दिखेगी, एक ही और जितने भी हमारे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हैं उसमें 10% जो है आपका टेट्रोलॉजी ऑफ फेल आउट होने के चांसेस हैं। अब इसके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो क्या हो सकते हैं कि आपके 4 फीचर्स होते हैं इसके अंदर। पहला आता है आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी कि उसमें VSD भी है बच्चे को, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोटा टू राइट सो दैट देयर इज़ अ ओवर राइड ऑफ VSD। अब आपका जो है इसमें एरोटा जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अब वो एरोटा तो जनरली लेफ़्ट साइड पे होता है लेकिन यहाँ पे राइट साइड में होता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी होती है। पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाता है, यानी कि पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, यानी कि राइट साइड का जो वेंट्रिकल है उसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है। तो ये 4 कंडीशंस जब साथ में होती है तो उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेल आउट। सीवियरिटी ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज़ रिलेटेड टू 2 फैक्टर। उसकी सीवियरिटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला एक्सटेंड ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड द साइज ऑफ VSD, कितना ज़्यादा पल्मोनरी स्टेनोसिस है, और VSD जो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है, जो आपका वेंट्रिकल्स के सेप्टम्स के बीच में जो होल है उसका साइज़ कितना बड़ा है। अकॉर्डिंग टू देयर इज़ 2 फॉर्म ऑफ टेट्रोलॉजी, साइनोटिक और एसाइनोटिक, और इसके हिसाब से 2 तरीके की टेट्रोलॉजी ऑफ फेल आउट हो सकती है, साइनोटिक और एसाइनोटिक। और इसका देखिए आप बुक में मिला मुझे ये स्टेटमेंट जिसमें आप इसको बहुत ही ईजीली याद रख सकते हैं प्रूफ करके, यानी कि पल्मोनरी स्टेनोसिस आपका इसमें P4, R4 इज़ योर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, O for योर ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा एंड V4 इज़ योर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब आपका जो साइनोटिक टेट्रोलॉजी है उसके अंदर क्या होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस ज़्यादा होता है, VSD माइल्ड होता है, यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कम होगा, और आपकी जो स्टेनोसिस है यानी नैरोइंग है पल्मोनरी वाल्व का वो ज़्यादा होगा। is more resistance to the outflow of the blood from the right ventricle resulting in the right to left shunt at the ventricular level and cyanosis। जब से हम ventricular level पे देखते हैं तो right to left shunt डिफेक्ट दिखता है हमें, ठीक है, क्योंकि VSD कम है और स्टेनोसिस ज़्यादा है, तो साइनोटिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इफेक्ट इसमें क्या क्या हो सकता है, प्रेशर हाइपरट्रोफी होगी सेम राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में। स्मॉल और एबनॉर्मल होगा हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व, स्मॉल और हमारा जो लेफ़्ट एट्रियम है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है, वो जो होंगे उनकी एट्रोफी हो जाएगी, वो छोटे दिखेंगे, और एरोटिक ऑरिफिस जो है वो एनलार्ज हो जाएगा। एसाइनोटिक में क्या होता है, VSD ज़्यादा होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस माइल्ड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ़्ट टू राइट शंट डिफेक्ट। तो इंक्रीज़ हो जाएगा पल्मोनरी फ्लो और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा लेफ़्ट हार्ट में, और कोई साइनोसिस नहीं दिखेगी। तो इसमें प्रेशर हाइपरट्रोफी होगी राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में, और वॉल्यूम हाइपरट्रोफी होगी आपके राइट एट्रियम वेंट्रिकल में, और मिट्रल एरोटिक वेल्व जो होगा वो एनलार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ योर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैलफॉर्मेशन है। इसमें आपकी जो एरोटा और पल्मोनरी ट्रंक है इसकी पोजीशन जो है वो ट्रांसपोज हो जाती है, यानी कि आपका जो जिस साइड एरोटा होना चाहिए था उस साइड आपका पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक जिस साइड होना चाहिए था उधर एरोटा है। तो आप अगर एरोटा या वेंट्रिकल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको एट्रियोवेंट्रिकुलर और जो पोजीशन ऑफ एट्रिया है वो भी डिफेक्टेड होगी, नॉर्मल नहीं होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में इसमें बहुत सारे चीज़ें हो सकती है। फर्स्ट आपका होता है रेगुलर ट्रांसपोजिशन इज़ मोस्ट कॉमन टाइप। रेगुलर क्या होता है, जैसे सपोज़ इसमें क्या होता है, एरोटा जो नॉर्मली सिचुएटेड होनी चाहिए सिचुएटेड होती है राइट पे, ठीक है,
एंड पोस्टीरियर विद द रिस्पेक्ट ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक। अब एरोटा इन जनरल लेफ्ट पे होती है, लेकिन अभी किस में है, राइट साइड पे है, पल्मोनरी ट्रंक के रिस्पेक्ट में। इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेज एंटीरियरली टू द राइट इन रेगुलर कंप्लीट ट्रांसपोजिशन ऑफ द एरोटा इमर्ज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल and the pulmonary trunk from the left ventricle and there is a cyanosis from birth। पूरा का पूरा ट्रांसपोज हो जाता है ये लेफ्ट की जगह राइट और राइट की जगह लेफ्ट पे, तो यहाँ पे बर्थ से ही जो है साइनोसिस दिखता है। सेकेंड आपका हो जाता है करेक्टेड ट्रांसपोजिशन, ये अनकॉमन है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसपोजिशन होगी ग्रेट आर्टरीज की विद एरोटा अराइजिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। एरोटा जो होगा बिल्कुल राइट वेंट्रिकल से आएगा, ठीक है, और जो आपका पल्मोनरी ट्रंक है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा, जबकि इसे राइट और उसे लेफ्ट से आना चाहिए था। एज वेल एज द ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वीन्स, आपकी ग्रेट वीन्स भी ट्रांसपोज हो जाएगी। पल्मोनरी वीन एंटर करेगी राइट एट्रियम में और जो सिस्टेमिक वीन है वो ड्रेन करेगी लेफ्ट एट्रियम में, बिल्कुल अपोजिट नॉर्मल से। दिस रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल करेक्टेड सर्कुलेशन, तो ये बिल्कुल एकदम अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो सर्कुलेशन होगा वो नॉर्मल होगा, क्योंकि बिल्कुल फ्लिप हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपका एरोटा अलग है, ट्रंक अलग है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपका एट्रिया और वेंट्रिकुलर अलग है, नहीं, उसके रिस्पेक्ट में एट्रिया और वेंट्रिकल इंडिविजुअल लेवल पे नॉर्मल है। नेक्स्ट इज़ योर PTA, परसिस्टेंट ट्रंकस एट्रियोसिस। ये बहुत ही रेयर एबनॉर्मेलिटी है। इसमें आपका जो नॉर्मल एक आर्च डेवलप होता है जो एरोटा को पल्मोनरी आर्टरी से अलग करता है, वो आर्च ही डेवलप नहीं हो पाती। यहाँ पर एक सिंगल आर्च होती है जो ब्लड को राइट और लेफ्ट दोनों ही वेंट्रिकल से ब्लड को रिसीव करती है, इसीलिए इसका प्रोग्नोसिस जो है ठीक होना, ट्रीटमेंट होना, ये बहुत ही पुअर है। नेक्स्ट इज योर ट्राइकस्पिड एट्रेसिया एंड स्टीनोसिस। एट्रेसिया का मतलब होता है कंप्लीट ब्लॉकेज, यानी कि जो ट्राइकस्पिड वेल्व है वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। और स्टीनोसिस में क्या होता है, नैरोइंग हो जाती है, या फिर आप कह सकते हो कि पार्शियल ब्लॉकेज होता है। सो ट्राइकस्पिड एट्रिया और स्टीनोसिस जो है ये बहुत रेयर एबनॉर्मेलिटी है। इसके अंदर जो होता है पल्मोनरी स्टीनोसिस हो सकता है, पल्मोनरी एट्रेसिया हो सकता है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो ट्राइकस्पिड एट्रेसिया में क्या होता है, ट्राइकस्पिड ऑरिफिस जो होता है यानी ट्राइकस्पिड वाल्व जो होल है वो यहाँ पे एब्सेंट होगा। इंस्टेड ऑफ देयर इज अ डिम्पल इन द फ्लोर ऑफ द राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम के फ्लोर पे क्या होगा, एक डिम्पल होगा। द ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस में क्या होगा कि जो आपकी ट्राइकस्पिड रिंग है वो बहुत छोटी होगी, वाल्व के जो कर्व्स हैं वो अच्छे से फॉर्म नहीं होंगे। इन बोथ द कंडीशन देयर इज अ इंटर एट्रियल डिफेक्ट थ्रू विच द राइट टू लेफ्ट शंट ऑफ द ब्लड टेक प्लेस। यहाँ पर इंटर एट्रियल डिफेक्ट होगा दो एट्रिया के बीच में, तो आपका राइट टू लेफ्ट शंट में जो ब्लड है वो शंट डिफेक्ट आ जाएगा। तो चिल्ड्रन जो होगा वो साइनोटिक बॉर्न होगा, ठीक है, और सिंस बर्थ एंड लाइफ फॉर द फ्यू वीक्स और मंथ, और कुछ हफ्ते या महीने ही वो उसकी जो लाइफ है वो होगी, क्योंकि कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर है। नेक्स्ट है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज़, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, जो कि हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन थी। अब कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है ब्लड फ्लो में एंड मे बी रिजल्ट फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन एरोटा ड्यू टू नैरोइंग। हो सकता है कि जो एरोटा है वो नैरो है, ठीक है, वहाँ पे कोआर्किटेशन हो चुकी है एरोटा की। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है आउटफ्लो में, जो लेफ्ट वेंट्रिकल का आउटफ्लो है। एरोटिक स्टीनोसिस हो सकता है, आपके एरोटिक वाल्व जो है वो उसमें स्टीनोसिस है, यानी कि वो आपका नैरो है, या फिर एट्रेसिया है, कंप्लीट ब्लॉकेज है। ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी तरीके से आ सकती है, आउटफ्लो ऑफ राइट वेंट्रिकल भी हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है कोआर्किटेशन ऑफ एरोटा। द वर्ड कोआर्किटेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और कंप्रेस्ड, यानी कि जो एरोटा है वो आपकी कंप्रेस्ड है। इस कंडीशन में कोआर्किटेशन ऑफ एरोटा इज लोकलाइज नैरोइंग इन एनी पार्ट ऑफ द एरोटा। एरोटा के पूरे पार्ट में से कहीं पर भी जो है वहाँ पे नैरो हो चुका होगा आपका जो एरोटा है, बट द कंस्ट्रिक्शन इज़ मोर ऑफन इन जस्ट डिस्टल टू द डक्टस एट्रियोसिस। जहाँ पर आपकी डक्टस एट्रियोसिस होती है वहाँ पे जो कंस्ट्रिक्शन होता है वो ज़्यादातर होता है। ओकेजनली प्रॉक्सिमल भी हो सकता है, जिसे हम डक्टस एट्रियोसिस प्रीडक्टल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका एरोटा यहाँ पे कंप्रेस्ड होगा। इसमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होंगे, दो तरीके से होंगे, पहला होगा पोस्ट डक्टल, दूसरा होगा प्री डक्टल। जो पोस्ट डक्टल होगा वो एडल्ट टाइप का होता है। ऑब्स्ट्रक्शन इज जस्ट डिस्टल टू द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द डक्टस एट्रियोसिस, ठीक है। आपके जहाँ पे डक्टस एट्रियोसिस एंटर करता है वहाँ पर आपका ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। इन द स्टीनोटिक सेगमेंट, आपका जो सेगमेंट स्टीनोसिस है बिल्कुल कंप्लीट, द एरोटा इज ड्रॉन इन इफ
द सूचर्स हैज़ बीन टाइड अराउंड इट, उसके अराउंड जो है सूचर बन जाएगा। द एरोटा इज डायलेटेड इन ईदर साइड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन है सॉरी, उसके दोनों साइड पे जो आपका एरोटा है वो डायलेटेड है, फैला हुआ है, लेकिन जहाँ पर कंस्ट्रक्शन है बस वहाँ पर एक सूचर है, ऐसा लगता है टाइड अप हो गया है वो। एंड द कंडीशन इज रिकॉग्नाइज इन एडल्टहुड, और ये कंडीशन कब पता चलती है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है। कैरेक्टराइज बाय हाइपरटेंशन इन द अपर एक्सट्रीमिटी, वीक पल्स, लो ब्लड प्रेशर इन द लोअर एक्सट्रीमिटी। और इसके कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, आपकी जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ है उसका हाइपरटेंशन होगा, उसमें जो ब्लड फ्लो होगा वो इंक्रीज़ रहेगा, पल्स रेट वीक रहेगी, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का जो ब्लड प्रेशर होगा वो कम रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रीडक्टल वाली जो होती है, जिसे हम इनफेंटाइल कहते हैं, क्योंकि इसका जो मैनिफेस्टेशन है वो अर्ली लाइफ में हो जाता है। नैरोइंग होगी प्रॉक्सिमल डक्टस एट्रियोसिस, ठीक है, विच इज़ यूजुअली रिमेन पेटेंट। उसके साथ आपका जो इसमें जो नैरो होगा जो सेगमेंट, वो आपका प्रॉक्सिमल एरोटा होगा, ठीक है, और छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा सेगमेंट नैरो हो जाएगा। तो रिडक्टल कोआर्किटेशन होगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल की, और राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, और आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो स्मॉल हो जाएगा, और साइनोसिस डेवलप हो जाएगी पूरे लोअर हाफ ऑफ द बॉडी में। जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें जो ऑक्सीजन है वो बहुत लो हो जाएगा, इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। नेक्स्ट आपका एरोटिक स्टीनोसिस और एट्रेसिया, वही है, या तो एरोटा की कंप्लीट ब्लॉकेज या पार्शियल ब्लॉकेज होगी। ये भी बहुत ही रेयर एबनॉर्मेलिटी है, बाइकस्पिड वाल्व इसमें इफेक्ट करता है, ठीक है, कोई फंक्शनल सिग्निफिकेंट नहीं है इसका। अगर जो कंजेनाइटल एरोटिक एट्रेसिया है ये इनकम्पैटिबल हो जाती है सर्वाइवल के साथ, ठीक है। आपका जो एरोटिक स्टीनोसिस है वो एक्वायर्ड हो जाता है, यानी कि रिमैटिक हार्ट, ठीक है, इन्फ्लेम्ड हार्ट होगा, रिमेटिक हार्ट डिजीज़ जो होगा, कैल्सिफाइड एरोटिक स्टीनोसिस और कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी। अब इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कंजेनाइटल एरोटिक स्टीनोसिस है, ये 3 तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि इसके 3 क्लासिफिकेशन है। पहला आपका हो सकता है वेल्व्यूलर स्टीनोसिस, यानी कि स्टीनोसिस कहाँ पे हो चुका है, वेल्व में, ठीक है, एरोटिक वेल्व में। एरोटिक वेल्व जो उसकी जो कर्व्स है वो मैल फॉर्म्ड हुई है, इरेगुलर थिकनेस है उसकी, ठीक है। एरोटिक वेल्व में हैव 1 और 2 और 3 माल डेवलप्ड कस्प, ठीक है, या तो एक कस्प है या 2 है या 3 है, लेकिन डेवलप सही से नहीं हुए हैं। उसके बाद आपका हो जाता है सब वेल्व्यूलर स्टीनोसिस, ठीक है, यहाँ पे थिक फिब्रस रिंग बन जाती है आपके एरोटिक वेल्व के अंदर, ये आपका होता है सब एरोटिक स्टीनोसिस। थर्ड होता है आपका सुपरा वेल्व्यूलर स्टीनोसिस, जो कि बहुत ही अनकॉमन टाइप है, इसमें फाइब्रस कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जो आपके साइनसिस वेल्साल्वा होता है, सॉरी वेल्साल्वा, उसके ऊपर आपका जो होता है कंस्ट्रिक्शन बन जाता है। And in these cases the pressure hypertrophy in the left ventricle, right atrium और डायलेशन हो जाती है आपके एरोटिक रूट की, ठीक है। डायलेशन मतलब कि जो उसका डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है, वो खुल जाता है, ठीक है। आइसोलेटेड पल्मोनरी स्टीनोसिस और एट्रेसिया जो होता है वो आपका साइनोसिस कॉज नहीं करता, इसीलिए हम इसे एसाइनोटिक डिजीज़ के अंदर रखते हैं। अब इसमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं, इसके अंदर जो है पल्मोनरी स्टीनोसिस जो है वो बहुत कॉमन फॉर्म है ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का, and comprising about 7% of all congenital heart disease. It may occurs in the component of tetralogy of fallout, हो सकता है tetralogy of fallout हुआ है उसमें उसका एक component हम इसको रख सकते हैं, and isolated defect भी हो सकता है कि ये fallout के साथ नहीं हुआ है, अकेले सिर्फ pulmonary stenosis या atresia है पेशेंट को। तो pulmonary stenosis caused by the fusion of cusp and the pulmonary valve form a diaphragm like obstruction to the outflow of the blood from the right ventricle to the dilation of the pulmonary trunk। आपके राइट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड है उसका आउटफ्लो हो रहा है, वहाँ पे उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, और जो आपका पल्मोनरी ट्रंक है वो डायलेट हो चुका है। पल्मोनरी एट्रेसिया, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द लंग्स। अगर पल्मोनरी एट्रेसिया होगा, ठीक है, एट्रेसिया का क्या मतलब हुआ, कंप्लीट ब्लॉकेज। स्टीनोसिस में तो हो रहा था, फिर भी थोड़ा बहुत फ्लो हो रहा था ब्लड का, लेकिन एट्रेसिया में पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉक होने के बाद क्या होगा, राइट वेंट्रिकल का लंग्स के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जो ब्लड होगा वो बाईपास हो जाएगा, और ये राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, इंटर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के थ्रू बाईपास हो जाएगा, और जो ब्लड है वो आपके लंग्स में एंटर करेगा, लेकिन पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस के थ्रू। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक था ये पैथोलॉजी का, बट इसलिए थोड़ा वीडियो भी टाइम कंज्यूमिंग बन गया, थोड़ा लंबा बन गया। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया कुछ, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे को सपोर्ट करें। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।